and today my main motto is to help my patients, to aware them about the this pandemic situation about COVID-19 and how the patients suffering from bronchial asthma and COPD can manage themselves in a better way in this COVID pandemic. I will speak in Hindi. I think it's better. आज हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक में दमा और सीओपीडी वाले जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, वो अपने आप को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं घर पर रहकर, होम आइसोलेशन में रहकर, क्योंकि अब डॉक्टर की क्लिनिक पे जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो होम आइसोलेशन में हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, आज हम उस पर एक डिस्कशन करेंगे और कोविड-19 के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको लेंगे। आज हमारी जीवन जो है बहुत सारी स्ट्रेसेस से भरा हुआ है। सब लोग आज की तारीख में काफी पैनिक हैं। खासकर हमारे देश में करीब 15 करोड़ से ज्यादा कोविड पेशेंट्स हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे घर में या हमारे आसपास कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड या तो हो चुका है या वो इस दौर से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोग कोविड से गुजर रहे हैं उनको हम मदद कर पाएं। जो लोग कोविड से निकल चुके हैं वो लोग आगे अपनी जीवन को अच्छे से रख पाएं, अच्छे से उसकी देख रेख कर सकें, और जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है वो प्रिकॉशंस लें जिससे वो इस बीमारी से बचे रहें। प्रिकॉशंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग देखते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, मास्क पहन के रखना, अच्छा वातावरण, वेंटिलेशन जहां अच्छा हो, एयर का एक्सचेंज जहां पे अच्छा हो वहां पे हमको रहना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए और अपने हाथों को लगातार धोते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे फेफड़े इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि हमारे फेफड़े ही एक ऐसे ऑर्गन है शरीर में जिससे कि बाहर की हवा जो है उसमें जो ऑक्सीजन है, बाहर की हवा में 79% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। तो जो ऑक्सीजन है 21%, वो हमारा फेफड़ा ही एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो उस 21% ऑक्सीजन को हवा से छान कर और हमारे शरीर की जो धमनियां हैं, जो खून प्रभाव हो रहा है उसमें वो प्रदान करता है, उसको एक्सचेंज करता है और खून को ऑक्सीजन से युक्त कर देता है, जिससे कि हमारे सारे शरीर के ऑर्गन उन सबको अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है और हमारे शरीर का काम अच्छे से चल पाता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है हमारे खाने को पचाने के लिए और जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको ताकत देने के लिए। बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये देखा है कि अगर हम देखें तो हम करीब 10,000 लीटर हवा की रोज अपनी सांसों में लेते हैं। 10,000 लीटर। अगर हम ये सोचें कि हम दिन भर में कितना खाना खाते हैं तो हम करीब 2 किलो खाना भोजन हम कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि करीब 10,000 लीटर हवा की हम लोग अपने फेफड़ों में रोज भरते हैं और यही हवा है जिसमें ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और जो हमारी बॉडी को एक नई तरोताजगी प्रदान करती है। इससे 90% एनर्जी जो है बॉडी की इसी ऑक्सीजन से हमको मिलती है और ऑक्सीजन का दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है। और ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे देते हैं, तो अगर हम इसको सही ढंग से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन की शुरुआत भी ऑक्सीजन से होती है और हमारे जीवन का अंत भी जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमको बहुत सारे चीजों से बचना है कि हार्ट का अटैक ना हो जाए, कोई किडनी की प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई और बीमारी ना हो जाए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि अगर हम वातावरण को दूषित करेंगे और हम दूषित हवा अपने फेफड़ों के अंदर लेंगे तो हमको लंग का अटैक पड़ सकता है। जैसे हार्ट का अटैक पड़ता है उसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं या एंजाइना बोलते हैं या कार्डिक इंफार्क्शन बोलते हैं, ऐसे ही या कार्डिक अटैक बोलते हैं। ऐसे ही जो लंग का अटैक होता है उसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो दमे का अटैक जिसको एक्यूट एक्सरसर्बेशन ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, या जो सीओपीडी वाले क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब जिनको फेफड़े में बहुत ज्यादा सूजन है, फेफड़े की जो नलियां हैं जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर सप्लाई कर रही हैं उसमें बहुत ज्यादा बलगम भरा हुआ है,
उसका अगर हमारा फेफड़े पे अटैक पड़ जाता है और वो ठीक से सप्लाई नहीं हो पाती, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी। हम ज्यादातर अपने हार्ट के अटैक पे तो बड़ा सावधान रहते हैं, लेकिन अगर हमारे कोई सांस की दिक्कत हो रही है या हमारा वातावरण शुद्ध नहीं है, तो उस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम जनरली उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि ये देखा गया है कि भारत में जो है ये सबसे प्रमुख जो बीमारियां हैं जिनसे मृत्यु होती है, उसमें दूसरे नंबर पर ये बीमारी है सीओपीडी की, जिससे मृत्यु होती है। और करीब करीब 90,000 मृत्यु हर साल इसी बीमारी से हो जाती है, और करीब 550 लाख लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। भारत में और चाइना में जो पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसके मैक्सिमम जो सीओपीडी वाली बीमारी के लोग हैं वो भारत में हैं और चाइना में है। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब अपनी हवा को साफ रखें और हम अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। ये देखा गया है कि इस बीमारी का जो मेन कॉज है वो एक दूषित हवा है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो धूम्रपान है। तो अगर हम धूम्रपान से बचाव करेंगे और धूम्रपान को बिल्कुल बंद कर देंगे और हम अपनी हवा को शुद्ध रखेंगे, तो बहुत हद तक ये बीमारी जो है वो हमारी कम हो सकती है। ये एक्चुअली अब हम अगर इसको थोड़ा सा देखना चाहें कि एग्जैक्टली सीओपीडी होती क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो सांस की धमनियां हैं जो हवा को बाहर से अंदर फेफड़े में लेके जाती है, जिनको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, वो शुरू में बड़ी धमनियां होती हैं और फिर वो डिवाइड होकर छोटी छोटी धमनियां कन्वर्ट होती रहती हैं, और उन्हीं रास्तों से, जो बड़े रास्ते हैं और बाद में छोटे रास्ते हो जाते हैं, ऐसे पेड़ की शाखाएं, आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि पेड़ की शाखाएं जैसे डिवाइड होकर बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, ऐसे ही हमारी धमनियां भी बड़ी से छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन्हीं रास्ते के थ्रू जो वातावरण की हवा है वो हमारे फेफड़े के अंदर जाती है, और वहीं से हमारा फेफड़ा जो है उससे ऑक्सीजन निकाल के खून में उसको एक्सचेंज कराता है। अगर किसी कारण से जो अगर वातावरण शुद्ध नहीं है, तो उसकी वजह से, या अगर हम धूम्रपान करते हैं तो उसकी वजह से वो हमारी धमनियां खराब होने लगती हैं, उसके कारण जो है वो रास्ता खराब हो जाता है, और ऑक्सीजन जो हवा है, और हवा ऑक्सीजन युक्त हवा जो है वो पूरी तरह से फेफड़े में पहुंच नहीं पाती है, और उसके कारण जो है हमको सांस की दिक्कत हो जाती है। और सांस की दिक्कत के कारण ना केवल हमारे फेफड़े पे इफेक्ट पड़ता है, बल्कि जितने भी ऑर्गन्स हैं शरीर के, हार्ट हो गया, आंखें हो गई, पेट की आंतें हो गई, शरीर के जो मांसपेशियां हैं वो हो गई, हमारा दिमाग है, सब पे उसका इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो भी जो है धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हम ये देखें कि जो 20% कारण है सीओपीडी होने का, स्मोकिंग या धूम्रपान, उसको तो हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में जो धूम्रपान है उसका जो तम्बाकू है, तम्बाकू वाली जो स्मोक है, उसमें करीब 4000 ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम धूम्रपान पूरी तरह से बंद करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर देश को धूम्रपान पे पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। धूम्रपान का ना तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो वातावरण है उसको हम कैसे शुद्ध रख सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करके, इंडिविजुअल हम अपनी गाड़ियां ना ज्यादा यूज करें, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कुछ ऐसे संयंत्र लगाएं कि जो हवा है वो छनकर ही बाहर निकले, और जो हमारी धूल है रोड्स पे, या जो हमारे ऑक्यूपेशन के कारण जो हमको वातावरण अशुद्ध हो जाता है, उसको हम कोशिश करें कि शुद्ध रखें। दूसरा ये भी होता है कि अब आप देख रहे होंगे कि पराली जलाते हैं लोग, जब क्रॉप्स, जब सीजन आता है क्रॉप्स का, तो पराली के कारण प्रदूषण हो जाता है। जो हम कंडे इस्तेमाल करते हैं, जो गोबर के बने हुए कंडे हैं, या जो हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो हम ये कॉइल्स जलाते हैं, मच्छर भगाने की जो कॉइल्स जलाते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, जो हम डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, जो हम मशीनें लगाते हैं मॉस्किटोज भगाने की, ये सब जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो अगर हम एक धूप बत्ती जलाएं तो वो इतनी स्मोक प्रोड्यूस कराए जैसे हम 500 सिगरेट पी रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि हम कोशिश करें कि जितना वातावरण शुद्ध रख सके उतना रखें इसको। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो यूरोपियंस हैं, जो बाहर के देश के लोग हैं, उनका स्ट्रेचर थोड़ा सा हमारे भारत के लोगों से बड़ा होता है। उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो पहले ही हमारी लंग की कैपेसिटीज थोड़ी कम है, और अगर उन कैपेसिटीज को भी हम अपने गलत व्यवहार से या गलत कामों से डैमेज करेंगे तो वो बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ये बड़ा जरूरी है जानना कि जैसे हम अपने हार्ट का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ऐसे हम अपने फेफड़ों का भी ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करें, अपने वातावरण को शुद्ध रखें, ये बहुत जरूरी है। और इसका जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो स्पायरोमेट्री है, एक फूंक वाली जांच होती है जिससे हमको पता चल जाता है कि फेफड़े के अंदर कितनी सूजन है और हमारी नलियां कितनी ब्लॉक हैं। ये जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि उससे ही हमको उसकी सिविरिटी का पता चलता है कि हमारा फेफड़ा कितना वीक हो चुका है। जो दूसरी बात इसमें बहुत जरूरी है वो ये है कि अगर हमको किसी डॉक्टर को हमने दिखाया है और डॉक्टर हमको इनहेलर्स उन्होंने हमको दिए हैं खींचने वाले, तो वो हम इनहेलर्स बिल्कुल रेगुलर यूज करें, बिना डॉक्टरी सलाह के उनको बंद ना करें, और उनको लेने का तरीका भी हमको आना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है, जिससे कि दवाई ठीक मात्रा में और सही डोजेस में हमारे फेफड़ों तक पहुंचे। अगर हम गाइडलाइंस देखते हैं तो जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, जो अभी आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि दमा के पेशेंट में कोविड-19 बीमारी ज्यादा होगी, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अगर किसी दमा के पेशेंट में कोविड-19 की बीमारी हो गई है तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब उसको खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए बचाव ही एकमात्र साधन है। कोई दमा का पेशेंट है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसको ये है कि वो अपना बचाव करके रखे, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हर आदमी जानता है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड हाइजीन का पालन करना है, खुले वातावरण में रहना है, उन सब चीजों पे हम ध्यान रखें। तो ये तो प्रेजेंटेशन रहा। अब मैं सोचता हूँ कि अब हम इसमें क्वेश्चंस ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चंस हैं अगर तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर राइट साइड में चैट मॉडरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडियंस ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप वो देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, विडाल में या टाइफाइड अगर पॉजिटिव है, विडाल या टाइफाइड अगर पॉजिटिव है तो वो ये जरूरी नहीं है कि हमारा टाइफाइड की बीमारी हो तो ही हमारा विडाल या टाइफाइड पॉजिटिव आ सकता है। ये पाया गया है कि इवन अगर कोविड-19 का बुखार है तो उसमें भी विडाल टेस्ट कई लोगों में पॉजिटिव आ रहा है, और अगर टीबी होता है तो उसमें भी कई लोगों में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव का मतलब केवल ये नहीं है कि हम बिल्कुल चयन करके बैठ जाएं केवल टाइफाइड है और एंटीबायोटिक्स लेके ही हमारा काम चल जाएगा। फर्दर जांचें जरूरी है। अब किसी ने पूछा है कि मैं ट्रीटमेंट जो है 15 साल से रेगुलर है ट्रीटमेंट, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट ना होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है इम्प्रूवमेंट ना होने का, वो ये होता है कि अगर हमारी टेक्निक प्रॉपर नहीं है इनहेलर्स लेने की, वो एक बहुत बड़ा कारण है इम्प्रूवमेंट ना होने का। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है इम्प्रूवमेंट होने का, कि हो सकता है कि हमको कुछ और मेडिकेशंस की जरूरत हो, या हमारे शरीर में दमे के अलावा और भी कोई ऐसी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, जिसको हमने कवर अप नहीं किया है। तो हमको अपनी जांचें करानी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों फायदा नहीं हो रहा। कई बार निमोनिया हो जाता है फेफड़े के अंदर दमा वाले मरीजों में, और निमोनिया होने के कारण भी सांस ज्यादा फूलने लगती है, तो उसके लिए एक्सरे और खून की जांच करा के हमको पता करना होता है। अगर किसी को बलगम में खून आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि फेफड़े के अंदर निमोनिया है या उसको पुराना टीबी रह चुका है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम की जांच कराए, टीबी को देखे कहीं टीबी तो नहीं है या कोई पुराना दाग टीबी का तो नहीं है जिसके कारण खून आ रहा है। अगर कोई स्मोकिंग करता है और बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो उसको ये जांच करानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो बीड़ी लगातार 30 साल से ज्यादा पी रहा है उसको लंग कैंसर होने के चांसेस
बहुत ज्यादा होते हैं। जो कोविड वैक्सीन है वो दमे वाले मरीज बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। वैक्सीनेशन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन दमे वाले मरीजों में नहीं है। केवल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो दमा कंट्रोल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी बीमारी काफी बढ़ी हुई है, दमा कंट्रोल में नहीं है और हम वैक्सीनेशन ले लें। तो वैक्सीनेशन से पहले जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो बुखार नहीं होना चाहिए, दूसरा जो भी हमारी बीमारी है वो भले ही शुगर है, बीपी है, दमा है, वो कंट्रोल रहनी चाहिए। अगर किसी को 7 दिन से स्मेल नहीं आ रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि वो कोविड हो सकता है। तो बेहतर है कि वो कोविड की जांच कराएं। जिनको आराम नहीं है 15 साल से, अगर वो फोराकॉट ले रहे हैं और नाक की ड्रॉप्स ले रहे हैं तो उनको अपना एक्सरे और खून की जांच करा के देखना चाहिए कि कोई और प्रॉब्लम, अभी कोई निमोनिया तो नहीं है या कोई गले में खराश वगैरह तो नहीं है जिसके कारण अभी दिक्कत ज्यादा हो रही हो। कोई और क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं इसमें। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस तो मैंने सारे रिप्लाई कर दिए। हेलो। 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 हाँ चेतन, आप मुझको सुन सकते हैं? हाँ हाँ सर, सुनाई दे रही है आपकी वॉइस। अच्छा, कोई और क्वेश्चंस हैं तो हाँ सर, हम अभी अभी कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, एक बार आप स्क्रॉल कीजिए माउस को, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आए हैं अभी ऑडियंस के। चेतन, आप एक बार क्वेश्चंस मुझको पढ़ के बता सकते हैं क्या? क्योंकि एक्चुअली मैंने फोन पे किया है अब लॉग इन। ओके ओके, एक सेकंड ना सर। सर एक क्वेश्चन है कृषितीज अग्रवाल से। वो बोल रहे हैं, हेलो सर, लेफ्ट साइड में चेस्ट में कभी कभी पेन उठ जाता है सर, 1 ईयर से ये प्रॉब्लम है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, अगर 1 साल से दर्द है चेस्ट में तो पहली बात तो ये है कि अगर 1 साल से कोई दर्द है तो वो शायद खतरनाक दर्द नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी खतरनाक दर्द होते हैं वो इतने लंबे समय नहीं रहते हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अ, इसमें कई बार कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है अगर रेगुलर लेंगे तो उससे भी कई बार फायदा होता है। तो मुझको लगता है कि उनको एक तो ये देखना चाहिए क्योंकि गैस तो नहीं बनती पेट में। अगर गैस बनती है तो एंटासिड को ही ले सकते हैं, साथ में कैल्शियम और विटामिन डी का एक कोर्स करके देख सकते हैं। अगर फिर भी दर्द नहीं जाता है तो एक छाती का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे और एक ईसीजी जरूर करा के देख लें, जिससे ये रूल आउट हो जाएगा कि कोई छाती में निमोनिया ना हो और कोई हार्ट की बीमारी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ऋषि से। ये बोल रहे कि
हाय सर, रशी बब्बर ईयर, मुझे एवरी ईयर मार्च अप्रैल दर्द और एलर्जी होती है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी वॉइस आ रही है, मेरी आ रही है आवाज आ आपको? रही है मेरी? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रशी से, वो पूछ रहे कि मुझे एवरी ईयर मार्च अप्रैल में विट दर्द और एलर्जी होती है। ठीक है। जी। देखिए, अगर मार्च और अप्रैल में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो बेसिकली फरवरी का जो महीना होता है, जनवरी फरवरी का महीना जो होता है, वो बेसिकली एलर्जी का महीना होता है। तो उसमें हमेशा अच्छा रहता है कि आप फ्लू वैक्सीन लें जब भी पॉसिबल हो। हर साल सितंबर अक्टूबर में वैक्सीन आती है, फ्लू वैक्सीन के नाम से आती है। आप, अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो फ्लू वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है? किसी को अंडे से एलर्जी है, उसमें हम फ्लू वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। या फिर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो उसमें हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज फ्लू वैक्सीन लगा के काफी फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आयुष त्यागी से, वो बोल रहे कि लास्ट 2 दिन से फीवर है, आज फीवर नहीं है, लेकिन आज सेंस ऑफ स्मेल चली गई है। ठीक है। अगर 2 दिन से बुखार है और आज बुखार नहीं है और स्मेल नहीं आ रही है, तो ये कोविड का लक्षण हो सकता है। और इसमें बेहतर ये रहेगा कि आप एक कोविड टेस्ट करा लें, क्योंकि कई बार इम्यूनिटी अच्छी होती है, और जिन लोगों में इम्यूनिटी अच्छी होती है उसमें जनरली एसिम्प्टोमेटिक कोविड रहता है, मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम्स कोई आती नहीं है। इन्फेक्शन अपने आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप एक टेस्ट करा लेंगे तो आपके आसपास रहने वाले लोगों को फायदा होगा, जिससे कि आप अपने आप को आइसोलेट कर पाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता से है कि सर काइंडली गिव मी सम सजेशन ऑन कोविड होम क्वारंटाइन ट्रीटमेंट फॉर प्रिकॉशन। ठीक है। जो होम क्वारंटाइन में जो लोग रहते हैं, कोविड जो जो पेशेंट्स हैं, उसमें एक तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं कि जितने भी लोग घर में रह रहे हैं वो मास्क लगा के रखें, पहली चीज। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हम, हमारे लिए पॉसिबल है हमारे घर में कि जो वेंटिलेशन है जिसमें हवा का एक्सचेंज अच्छा रहता है, खिड़कियां हो, तो थोड़ा सा हमारा खुला वातावरण रहे, जिससे कि हवा का एक्सचेंज वातावरण से ज्यादा अच्छा होगा, तो उसमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम रहते हैं। गर्मियों में आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि एसी भी इन्फेक्शन फैलाने में इन्फेक्शन ज्यादा फैला सकता है, इसलिए एसी का इस्तेमाल कम से कम करें अगर पॉसिबल है तो। जो चौथी चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक रूटीन जांच अपनी करा के देख सकता है। जैसे एक खून की जांच है, हीमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी है खून की जांच, एक शुगर की जांच है, एक सीआरपी लेवल है। इन इन जांचों से हमको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है कि शरीर के अंदर की स्थिति क्या है। अगर शरीर के अंदर की स्थिति अच्छी है और ये रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल आ रही हैं और हमको सांस की तकलीफ नहीं है, तो भले ही हमारी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी है तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 5-6 दिन के लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स कोई ले सकते हैं अगर गले में खराश है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ले सकते हैं रोज एक गोली, क्रोसिन की गोली दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं 500 मिलीग्राम की एक गोली रोज, जिंक ले सकते हैं 50 मिलीग्राम की एक गोली रोज, एक ताकत की गोली न्यूरोबियन फोर्ट की गोली ले सकते हैं, एक सिंपल नमक के पानी के ड्रॉप्स आते हैं नेजोक्लियर ड्रॉप्स, वो नाक में डाल सकते हैं इन्फेक्शन से बचाव के लिए। तो ये जनरल मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है या एक्सरे में निमोनिया का दाग है, फिर उसको जो है एक कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी उनके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें, जिससे कि वो इम्पोर्टेंट है कि ये बीमारी को हम टाइमली कंट्रोल कर पाए। क्योंकि अगर निमोनिया हो रहा है तो वो आगे बढ़ सकता है, तो उसमें स्टीरॉइड्स का और खून पतला करने वाली दवाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमको शुरू करनी चाहिए। दूसरा एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर हमारा वायरल लोड ज्यादा है, अगर हमारा जो स्कोर है वो
25 से कम है, जो RT-PCR का स्कोर रहता है, अगर वो 25 से कम है, या हमारा एक्सरे में निमोनिया है, और अगर हमको अभी अभी कोविड हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो हम एंटीवायरल दवाई भी लेके देख सकते हैं। फेबिफ्लू की गोली आती है, उसका कोर्स रहता है 4-5 दिन का, वो भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में दी जाती है, और यूरिक एसिड बढ़ावा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, उसमें वो दवाई नहीं दी जाती है। लेकिन ये फेबिफ्लू का कोर्स अपने आप ना करें, ये डॉक्टर से परामर्श करके ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर दिनेश यादव से। वो बोल रहे कि सर मुझे 2 अप्रैल से फीवर हो रहा है, मेडिसिन लेता हूँ तो फीवर चला जाता है, और मेडिसिन बंद कर देता हूँ तो वापस से फीवर चढ़ जाता है। तो ऐसे डेली ले रहा हूँ मैं मेडिसिन, तो कुछ ट्रीटमेंट बताइए। देखिए, मैं फिर यही बात कहूंगा, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आपको अगर फीवर आ रहा है और फीवर जा रहा है और फीवर लगातार चढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसमें जल्द से जल्द अपनी खून की जांच कराएं। हीमोग्लोबिन, TLC, DLC की जांच है, शुगर की जांच है, CRP लेवल है, ये 3 जांचें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जांच कराएं। एक्सरे अगर पॉसिबल है तो एक छाती का एक्सरे भी करा के देख सकते हैं, कोई निमोनिया का दाग नहीं है। क्योंकि अगर हमारे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको ये लगता है कि जांचें हमारी सही नहीं है, तो हमको उसकी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से करना पड़ेगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। दिनेश जी बोल रहे कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है जब अगर कुछ काम करता हूँ तो। अगर सांस लेने में दिक्कत है और ये पहले से है, तो आपको अपना एक्सरे करा के एक सांस की नली की जांच, स्पायरोमेट्री बोलते हैं, एक वो करके हम चेक कर सकते हैं कि भाई लंग्स में कोई सूजन तो नहीं है। अगर आप पहले से इनहेलर्स ले रहे हैं और पहले आपकी जांच हुई भी है, तो अपने इनहेलर्स को रेगुलर लें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनहेलर्स लेने के बाद कुल्ला करना बहुत जरूरी होता है। जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आज की तारीख में जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं और जिनको खांसी और बलगम बहुत ज्यादा है, ये चेस्ट में कंजेशन है, तो वो भी इनहेलर्स ले सकते हैं, और इनहेलर्स लेने के बाद कुल्ला कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड क्या है, हम फोराकॉट ले सकते हैं, फोराकॉट का इनहेलर ले सकते हैं, या कोई भी ब्यूडोफेनाइड, या जो ब्यूडोफेनाइड की दवाई होती है वो रिकमेंडेड है कि 400 मिलीग्राम सुबह शाम ब्यूडोफेनाइड की दवाई इनहेलर की फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, और उसके बाद कुल्ला कर सकते हैं। उससे बड़ा फायदा होता है चेस्ट कंजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अंजलि से है। वो बोल रहे कि लास्ट वीक मैंने आपके क्लिनिक में दिखाया था, बट अभी फिर नॉर्मल था, बट अभी भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो अभी क्लिनिक्स पे आना सेफ नहीं है, अभी वैसे भी क्लिनिक्स बंद चल रही हैं। और जो अगर आप वैसे ठीक हैं, आपके सब चेकअप हो चुका है, एक्सरे ठीक है, खून की जांचें नॉर्मल हैं, इनहेलर्स आपके रेगुलर चल रहे हैं, और आप उससे स्टेबल हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप घर पे थोड़ा सा योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह करें, गर्म पानी की भाप लें, नाक की ड्रॉप्स डालें, अपने इनहेलर्स रेगुलर लें, अपना बीपी और शुगर चेक कराएं, थायराइड अगर है तो उसको चेक करें। ये सब चीजें कंट्रोल में रखेंगे, और अगर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बुखार वगैरह की, तो कोई अभी इमीडिएटली आने की जरूरत नहीं है, बाद में भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। दिनेश जी बोल रहे कि उनका टेस्ट सब नॉर्मल आया है। किनका? सर दिनेश जी का, किन जिन्होंने अभी पूछा था कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है जब काम करते हैं, तो वो बोल रहे कि उनका टेस्ट सब नॉर्मल आया है। नहीं, तो टेस्ट कौन सा टेस्ट नॉर्मल है? अगर हमारे हीमोग्लोबिन, TLC, DLC ठीक है, हमारे शुगर ठीक है, हमारा CRP बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप अगर फिर भी सांस में दिक्कत है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो एक तो अपना बीपी चेक करें, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है, बीपी के कारण भी कई बार सांस की दिक्कत होती है। दूसरा वो ये अपना चेक करें कोई एनीमिया तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है सांस की दिक्कत का, क्योंकि सांस की दिक्कत के कारण बहुत सारे होते हैं। अगर हमारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, तो फिर हमको और कारण ढूंढने पड़ेंगे कि सांस की दिक्कत का क्या कारण हो सकता है, उसके लिए वो डॉक्टर से सलाह फिर उनको एक बार लेनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव कुमार से। वो बोल रहे कि मेरी स्मेल लॉस हो गई है और एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट आई हुई है, और सर फीवर ठीक हो गया है, हो रहा है, एंटीजन नेगेटिव आया हुआ है, तो कोविड की टेस्ट पेंडिंग है, एक्सरे क्लियर कर रहा हूँ, बट स्मेल लॉस हो रही है, वो ऐसे पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आपका कोविड का टेस्टिंग पेंडिंग है,
और आपका फीवर ठीक हो गया है, केवल स्मेल आपको नहीं आ रही है और आपको कोई और सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, स्मेल भी धीरे धीरे करके आ जाएगी। इंपॉर्टेंट केवल यही है कि जब तक का कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक आप एक अपना एक्सरे जरूर देख लें करा के, और एक सिंपल खून की जांच जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, शुगर और सीआरपी लेवल्स, अगर थायराइड का शक है तो थायराइड की जांच ये करा के जरूर देख लें। अगर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बीपी आपका ठीक है, शुगर ठीक है, आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन ठीक चल रहा है, चलने पे कोई सांस नहीं फूलती है, कोई बहुत तेज बुखार नहीं है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नजर नहीं आती है। कोई और क्वेश्चंस हैं तो बताएं। इफ ऑडियंस आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज टाइप कीजिए चैट बॉक्स पे आप। चेतन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है वैसे? यस सर, यस। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो मेरे ख्याल से हम अब सेशन क्लोज कर सकते हैं फिर। हेलो। सर जस्ट वेट। शिवम शिवम जी, आपके क्वेश्चंस एक्चुअली सी नहीं हो रहे हैं। आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वापस से टाइप कीजिए आपका। सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है अंकिता से। सर मेरे भाई को 2 वीक से फीवर है, एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव है एंड आरटीपीसी रिपोर्ट पेंडिंग है। देखिए, अगर 2 हफ्ते से बुखार है तो उसमें इंपॉर्टेंट केवल फिर वही दो चीजों को हमको मॉनिटर करना पड़ता है। कोविड के केस में दो क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हम मॉनिटर करते हैं, एक बुखार है और दूसरा सांस फूलना है और ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। अगर हमारा बुखार लगातार बना हुआ है, तेज बुखार है जो कि केवल क्रोसिन से जाता है, वैसे अपने आप नहीं उतर रहा है, या हमारा ऑक्सीजन का लेवल 92% से कम हो रहा है तो, और सांस फूल रही है, तो ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि फिर आप तुरंत एक एक्सरे कराएं, खून की जांचें कराएं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर आपकी बाकी सब चीजें ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, कोई सांस नहीं फूल रही है, बुखार उतर चुका है, केवल स्मेल की प्रॉब्लम है, तो उतना कोई इतना इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है, इसका मतलब काफी हद तक आपका ठीक है। कोविड का एक और तरीका है जो हम पता कर सकते हैं कि हम बीमार ज्यादा हैं या नहीं है। अगर हमको खांसी बलगम बहुत ज्यादा नहीं है तो वो एक इंडिकेशन है कि इसका मतलब है कि हमको बहुत ज्यादा लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, तो वो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण ऐसा हो सकता है, तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन खांसी बलगम बहुत ज्यादा होना, बुखार आ जाना, सैचुरेशन कम होना 92% से, सांस फूलना, ये अच्छे लक्षण नहीं है। उसमें तुरंत एक्सरे जरूरी है होना, खून की जांचें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा कर लेता हूँ। कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड शुगर, सीआरपी लेवल, थायराइड लेवल्स, ये 3-4 जांचें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ओल्ड पेशेंट है तो किडनी और लीवर का टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको करा के देखना चाहिए। अगर लेडी है तो यूरिन का टेस्ट भी करा के देखना चाहिए कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं, या हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है या नहीं है, उसके आधार पे ही हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर शिवम कुमार से है। वो बोल रहे कि सर लास्ट वीक आपके पास एक एक्सरे वगैरह करवाया है और करवाया था, सब नॉर्मल है, बट स्टिल कुछ भी चीज खाता हूँ तो थ्रू लगता है खाया नहीं जाता और एकदम कफ होता है, उन्होंने ये बोला है। अगर आपका एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल है और आपको बुखार नहीं है और सांस आपकी नहीं फूल रही है, तो हो सकता है कि गले के अंदर थोड़ा बहुत अल्सर्स हो, या ग्लॉसाइटिस मतलब टंग का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो, तो आप एक फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की गोली ले सकते हैं, एक न्यूरोबियन 4 की गोली ले सकते हैं। अपना खाना पीना अच्छा रखें। आप देख लें कोई सफेद दाग मुंह के अंदर तो नहीं है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के दाग होते हैं। अगर मुंह के अंदर सफेद दाग आ रहे हैं तो आप कैंडिड माउथ पेंट करके, एक फंगस का पेंट आता है, उसको मुंह में लगा के थूक सकते हैं। या अगर आप इनहेलर्स लेते हैं तो उसके बाद कुल्ला करना बहुत जरूरी होता है। इनहेलर्स की टेक्निक और इनहेलर्स के बाद कुल्ला करना आना सभी दमे के पेशेंट्स को बहुत जरूरी है। इसके लिए एक वेबसाइट है www.breathe
breathefree.com। इस पे इनहेलर्स के बारे में दिया गया है, उनकी टेक्निक्स कैसे लेनी है वो सब दी गई है। एक हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप कोई भी इनहेलर से संबंधित जानकारी अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। 16 लैंग्वेजेस में उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। बीमारी के बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स उसमें दिए गए हैं, तो आप उसको विजिट करें, उसको देखें। कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं। सर वो शिवम जी बोल रहे कोल्ड और कफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बाकी कोई कोविड सिम्टम्स नहीं है। अगर कोल्ड और कफ है तो आप एक सिंपल नाक के पानी की ड्रॉप्स, नेजोक्लियर ड्रॉप्स और सिट्राजिन की गोली 5 मिलीग्राम रात में ले सकते हैं। साथ में अगर खांसी है तो डॉक्सोलिन 400 मिलीग्राम की आधी गोली भी ले सकते हैं दिन में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अंकिता मैम से है कि डोलो 350 से फीवर उतर जाता है बट फिर वापस से आ जाता है। देखिए वही मैंने आपसे कहा कि अगर फीवर केवल क्रोसिन की गोली से उतर रहा है और फिर दोबारा तेज बुखार आ रहा है और ये 7 दिन से ज्यादा हो गया है तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसीलिए कोविड में या बुखार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराएं। और टेस्टों में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड शुगर और सीआरपी लेवल मेन है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट भी करा सकते हैं। साथ में एक छाती का एक्सरे करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजें उससे क्लियर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर को मॉनिटर करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट शिवम जी बोल रहे हैं, आपने उन्हें बताया था कि कुछ ट्रीटमेंट का, तो वो बोल रहे हैं कि लेते हैं सर वो भी। हाँ ठीक है, तो ट्रीटमेंट रेगुलर करें, उससे आराम मिल जाएगा। अगर कोई एक्सरे वगैरह सब ठीक है, खून की रिपोर्ट्स ठीक है, तो कोई ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। सर वो बोल रहे कि सर आपने लुपोसिरार 12.5 mg बोली थी, शिवम जी बोल। क्या चीज? सर वो हेलो। बोल रहे, हाँ सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ हाँ, तो शिवम जी बोल रहे कि सर आपने लुपोकोरन 12.5 mg बोली थी। अच्छा, तो ल्यूपिक्लॉट 12.5 mg जो है वो एक डाययूरेटिक है। अगर कहीं पे सीओपीडी का कोई कंपोनेंट रहता है जो हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है तो हम उस गोली को देते हैं। तो अपना बीपी चेक कराएं, एक अपना सोडियम पोटेशियम का लेवल देख लें कि सोडियम पोटेशियम ठीक है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है उसमें। अगर बीपी ठीक है, सोडियम पोटेशियम ठीक है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सर वो बोल रहे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। अगर नहीं इम्प्रूवमेंट है तो फिर एक कंसल्ट आपको करना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उसको एक बार दिखाना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड्स के साथ। और कोई क्वेश्चन है चेतन? जी सर, विनय ठाकुर पूछ रहे कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं थोड़ा सा काम करने में थक जाता हूँ, सांस फूल जाती है। देखिए अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और थोड़ा बहुत काम करने पे थक जा रहे हैं, सांस फूल जा रही है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। उसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस या लॉन्ग कोविड। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो आप थोड़ा सा अपना डाइट अच्छा रखें, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, हरी सब्जियां फल वगैरह जरूर लें, थोड़ा बहुत जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें, पानी खूब पीकर रखें, हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं ना, पानी की कमी ना हो शरीर के अंदर। एक बी कॉम्प्लेक्स खा सकते हैं, न्यूरोबियन फोर्ट की गोली। बस इंपॉर्टेंट ये कि किडनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका सांस फूलता है तो एक एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कोविड में लंग्स में निमोनिया हो जाता है, वो धीरे धीरे करके रिसॉल्व होता है। अगर एक्सरे हमारा पहले के एक्सरे के मुकाबले अच्छा है या लंग्स में रिसोल्यूशन है पुराने एक्सरे से, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। बीपी और शुगर की मॉनिटरिंग करें। सर शिवम जी बोल रहे कि बीपी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, हमारा ट्रीटमेंट आपसे ही चलता है। वो ठीक है ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन अभी तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है।
आप नगर निगम की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं कागज, तो उसके थ्रू मैं आपको कुछ एडवाइस कर सकूंगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक सेठ से, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा 22 को पॉजिटिव आया था और 25 को नेगेटिव आ गया है RT-PCR, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिकॉज मुझे सिम्टम्स नहीं थे। ठीक है, अगर RT-PCR पहले पॉजिटिव है अब नेगेटिव आ गया है, वो अच्छी बात है, फिर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपकी बॉडी ने जल्दी उसको कवर कर लिया है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम से कम 10 दिन का आइसोलेशन जरूर करके रखें, क्योंकि वायरस का मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से एटलीस्ट 9 से 10 दिन लेता है खत्म होने के लिए। तो 10 दिन से पहले अपने आप को आइसोलेट करके रखें। कम से कम 3 दिन ऐसा होना चाहिए कि आप फीवर ना हो बिल्कुल भी आपको नेगेटिव आने के बाद। ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि 1 महीने तक पूरा आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखनी है कि कोई कॉम्प्लिकेशन कोविड की वजह से ना आए बाद में। सर शिवम जी बोल रहे हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आएंगे नगर निगम के थ्रू। हाँ, नगर निगम के आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपना अपलोड कर सकते हैं अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है, और अपनी एडवाइस भी मांग सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। तो चेतन, अभी कोई क्वेश्चन है या फिर हम सेशन बंद करें? ये सर एक क्वेश्चन है सर, आपका क्लिनिक पे आप क्लिनिक पे नहीं बैठोगे क्या, वो पूछ रहे हैं शिवम जी। शिवम, अभी 10-15 डेज शायद मैं ना बैठ पाऊँ क्लिनिक पे। 10-15 डेज के बाद आप एक बार पता कर सकते हैं। तब तक आप नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर के थ्रू मेरी हेल्प ले सकते हैं, कोई आप चाहें तो। सर फिलहाल तो इतने क्वेश्चंस ही हैं, और हम वेट करते हैं 1 मिनट, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। सर कार्तिक सेठ बोल रहे कि सर खांसी नॉर्मल है एंड कफ हो रखा है, मिनर सा और सेरेटाइज में ले रहा हूँ मेडिसिन, वो ऐसे बोल रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? वो बोल रहे हैं कि खांसी नॉर्मल है एंड कफ हो रखा है, और एक मेडिसिन बताया उन्होंने, सेट्राजाइन, वो फिलहाल ले रहे हैं मेडिसिन, ऐसे उन्होंने बोला है। कि ये किसका क्वेश्चन है, ये शिवम का? कार्तिक जी का क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा। तो अगर आप सिट्राजिन की गोली ले रहे हैं और वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की खांसी है, तो उसके लिए एक सिंपल नमक के पानी के ड्रॉप्स, नेफोक्लियर ड्रॉप्स आप शुरू कर सकते हैं। साथ में आप एक डॉक्सोलिन के नाम से आती है गोली, 400 मिलीग्राम की आधी गोली, वो और ले सकते हैं एडिशन में। गर्म पानी की भाप जरूर लीजिए सुबह शाम। लिवोसिट्राजिन 5 मिलीग्राम की गोली हफ्ते से 10 दिन तक आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिवम जी बोल रहे कि उनकी डायरेक्ट आपसे बात नहीं हो सकती क्या सर? शिवम बात करना चाहें तो शाम को 6 बजे 6395729075 पे बात कर लें एक बार, वो पर्चे पे लिखा हुआ है नंबर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम त्यागी से, सर इज एनी इफेक्ट ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शन फॉर कोविड-19? देखिए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन अगर हम ट्रायल्स देखते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा ट्रायल किया है, जो डॉक्टर गुलेरिया सर भी जो हैं बार बार अवेयर करा रहे हैं, उस ट्रायल में उस इंजेक्शन का कोई बहुत ज्यादा फायदा
नहीं मिला है। ऐसा नहीं देखा गया है कि इंजेक्शन से किसी की मृत्यु दर कम हुई हो, लेकिन हर हॉस्पिटल के अपने अलग एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ केसेस में ये पाया गया है कि अगर सीवियर बीमारी हो रखी है और हम रेमडेसिविर का इंजेक्शन देते हैं तो उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि रिवोल्यूशन एक्सरे में दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन वो रेमडेसिविर के कारण हो रहा है या दवाइयां जो चल रही हैं उसके कारण हो रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे पास कोई चीज उपलब्ध है तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी ट्रायल में 100% ये श्योर नहीं हुआ है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन से ही फायदा हुआ है। तो सर इसलिए रिकमेंडेशन तो नहीं है कि हम रेमडेसिविर का इंजेक्शन दें। हाँ, कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, नहीं आराम मिल रहा है, तो एक ये रहता है कि एक चीज अवेलेबल है तो हम उसको ट्राई करके देख सकते हैं। सर शिवम जी ने नंबर रिपीट करने के लिए बोला है। शिवम के पास जो पर्चा है उस पे ऊपर लिखा हुआ है नंबर मेरा। शिवम जी, आपके पास जो पर्ची होगी डॉक्टर के क्लिनिक की, उस पे उसमें ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है। उसके ऊपर नंबर है, आप उसको कांटेक्ट कर लीजिए। शाम को 6 बजे कॉल कर लें। हिमांशु जी बोल रहे हैं, सर मेरे गले में पेन है 4 डेज से, क्या मुझे टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, अगर गले में 4 दिन से दर्द है तो वो चेंज ऑफ सीजन के कारण भी हो सकता है, जो मौसमी बदलाव हो रहा है उसके कारण भी हो सकता है। अगर उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बुखार आना या सांस फूलना, तो इमिडिएटली जरूरत नहीं है टेस्ट कराने की। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए हो जो कोविड पॉजिटिव हो। अगर वो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है और उनको गले में पेन के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है और 4 दिन हो गए हैं, तो वो एक एंटीबायोटिक का कोर्स करके देख सकते हैं। एक प्रिकॉशनरी अगर उनको एसेसिबल हो तो एक हीमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी, शुगर और सीआरपी लेवल करा के देख सकते हैं। अगर वो रिपोर्ट्स ठीक हैं तो चांसेस कम है कि आगे कोई प्रॉब्लम आएगी। सर कार्तिक जी पूछ रहे हैं कि एंड सर नेगेटिव आने के कितने दिन बाद वैक्सीनेशन करवा सकते हैं हम? देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो है कि 4 से 6 हफ्ते के बाद ही नेगेटिव आने के बाद वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो कम से कम 1.5 महीने का गैप होना चाहिए रिकवरी के, मतलब कोविड नेगेटिव आने के बाद कम से कम 1.5 महीने का गैप होना चाहिए, तभी ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद फारमन से, वो बोल रहे हैं कि सर व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन फॉर ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन? देखिए, ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन कई सारे कारण से हो सकता है। पहला कारण है कि अगर लंग्स में कोई निमोनिया का दाग आया हुआ है तो लंग्स ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो चेस्ट के अंदर कंजेशन का हो सकता है। अगर किसी की नाक बंद है, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, वो एक दूसरा कारण हो सकता है ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन होने का। कई बार दमा और सीओपीडी के पेशेंट में ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होता है, 88-90% के आसपास रहता है। तो अगर वो पहले से ही कम है, 88-90% है, और वो पहले से ऑक्सीजन लेते हैं, तो 88% को हम नॉर्मल मान के चलते हैं उन केसेस में। तो उसमें अगर 88% से कम आ रहा है तो हम उसको एबनॉर्मल मानेंगे। किसी नॉर्मल पेशेंट में जो ऑक्सीजन पे नहीं है, जो इनहेलर्स नहीं ले रहा है, जिसको दमा नहीं है, उसमें लेस देन 92% ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम एबनॉर्मल मानेंगे। तो ऑक्सीजन कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण लंग्स के अंदर निमोनिया डेवलप करना है। और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, ये इंडिकेशन है कि बीमारी की सिविरिटी थोड़ी ज्यादा है और तुरंत हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए देखने के लिए कि भर्ती की जरूरत है या नहीं है। सर फिलहाल हैं ऑडियंस के साइड से। ठीक है चेतन, तो फिर हम अब क्लोज करें सेशन फिर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू चेतन, थैंक यू Ankit, thank you Mustafa, thank you Cipla team for giving me this opportunity to have an interaction not only with my patients, with other people as well. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोगों ने आके मेरे से सवाल पूछे। अगर मेरी सलाह से किसी को थोड़ा सा भी फायदा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।